हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो अभी कल यानी कि 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के दृष्टि से 100 हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 100 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि मैंने आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन को टच किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर जरूर करें। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में सीधे आपको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि दबाव का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि दबाव का जो एसआई मात्रक होता है या फिर दाब का जो एसआई मात्रक होता है, ये होता है पास्कल। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पास्कल दिया नहीं गया है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो फिर आपको दबाव का एसआई मात्रक आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर चूज कर लेना होगा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। आपको बताना है कि किसकी जो यूनिट होती है, आपको पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्शन में मेंशन किए गए हैं ए, सी और डी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है लाइट ईयर्स, यानी कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष की एसआई मात्रा क्या होती है? ये दूरी की एसआई यूनिट होती है। केल्विन ये आपको तापमान की यूनिट होती है और जूल आपको मालूंगा कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट होती है, ये आपको जूल होती है। बिल्कुल आपको ये बातें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई गलत है, आपको वही गलत बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कौन सी मात्रक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया डेसिबल, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ध्वनि की प्रबलता की इकाई, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अश्वशक्ति, जो कि है शक्ति की इकाई। देखिए शक्ति का ईसाई मात्रक आपको वाट भी होता है, लेकिन अश्वशक्ति भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया समुद्री मील, जो कि है आपको 9 संचालनों की दूरी की इकाई, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे डाप्सन दिया गया है, ये आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये आपको ओजोन परत की लंबाई मापा जाता है डाप्सन के द्वारा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पे हमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, समानांतर चतुर्भुज बल के नियम में मूलतः कितने परिमाणों की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपने अगर सदिश राशि के बारे में पढ़ा होगा, उसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? यानी कोई वस्तु गति में है तो उसे हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? इसे हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन लगने वाला समय ये आपको त्वरण कहलाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपको याद होगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए बराबर होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर दिखा दूँ, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, यदि कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो फिर आपको कार्य भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इसका एक समीकरण होता है जो कि आपको याद रखना है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको याद रखना है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस
थीटा। ये आपको इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, मंदता का अर्थ है, मंदता का अर्थ त्वरण है। देखिए त्वरण आपको दो प्रकार की होती है, जो आपको त्वरण ऋणात्मक होती है उसे हम लोग मंदता के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि त्वरण ऋणात्मक हो जाता है जिसे हम लोग मंदता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका उत्तोलक है ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे, तो ये आपको ग्रीक देश के निवासी थे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, आगे लगेगा, शून्य होगा, पश्चिम दिशा में यानी कि पीछे होगा, या फिर ये सब होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी घर्षण बल लगता है ये आपको पीछे लगता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन पश्चिम दिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्या द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सीधे लड़ने के चांस है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपको याद होगा कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। मैं आपको फिर से थोड़ा अच्छे से लिख कर दिखा दूँ, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा उनको दिक्कत होती है। तो एफ बराबर होता है आपको एम ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ है आपको बल, एम है आपको द्रव्यमान और ए है त्वरण। यहाँ पे वही पूछा गया है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बल। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से भी, और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर किसके कारण नहीं हटता है, जड़त्व, झुकमत्व, गति या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व, जिसे हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम आपको प्रथम नियम को बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो ये आपको न्यूटन का तृतीय गति का नियम का उदाहरण है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं आपको न्यूटन के तीनों नियम का थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ ताकि आपको याद रखे। देखिए पहला जो न्यूटन का नियम है ये आपको किस पर आधारित है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले जैसे कि बस गाड़ी चल रही है और ब्रेक लेने पर आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, एक किसका उदाहरण है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, साथ ही अगर जड़त्व का कोई अभी जैसे कि कोई पुस्तक रखी गई है वहाँ पे वो हटने का नाम नहीं लेती है या फिर उसको हटाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो किसका उदाहरण है, ये भी आपको न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम का उदाहरण है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब भी आप कहीं से कूदते हैं तो आपको थोड़ा कम चोट लगता है या फिर आपको अधिक चोट लगता है। अधिक या फिर कम चोट की बात की जाए, यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम काम करता है, या फिर आपको ये भी याद रखना है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल बराबर जो होता है, यह बराबर जो एम ए है, ये आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से भी संबंधित है, यानी कि दूसरे नियम से संबंधित है। और जो तीसरा नियम है अभी आपने देखा जो कि गोली बंदूक से संबंधित या फिर जो संवेग संरक्षण पर यानी कि जो रॉकेट काम करता है, ये आपको न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर काम करता है। तो इसको अच्छी तरह से आप जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण क्या है,
ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वज फहराना। देखिए ध्वज फहराना क्यों आंसर होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरवाजा, देखिए दरवाजा को आप धक्का देकर भी खोल सकते हैं और ऐसे भी खोल सकते हैं। पर्दा भी उसको आप खोल सकते हैं, लड़के को धक्का भी दे सकते हैं। कि जो ध्वज होता है ये आप खींच कर नहीं सिर्फ फहरा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। डायरेक्ट आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यदि गतिमान वस्तु का संवेग P है, द्रव्यमान M है, तो P एवं M के पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। देखिए गतिज ऊर्जा का एक सिंपल सा फॉर्मूला ए भी होता है 1/2mv²। आप सभी कैंडिडेट इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है P²/2m। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो आपको दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है। तो यहाँ पे आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा कमजोर बल है। तो जब भी आपको कमजोर बल की बात की जाए तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल पर क्लिक कर देना होगा, क्योंकि सबसे जो कमजोर बल है ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे मजबूत बल कौन सा है। तो ये आपको सबसे जो मजबूत बल होता है ये आपको नाभिकीय बल होता है। ठीक है, जब आपको मजबूत बल के बारे में पूछा जाए तो उस समय आपको नाभिकीय बल पर क्लिक करना होगा, और जब आपको सबसे कमजोर बल के बारे में पूछा जाए उस समय आपको गुरुत्वाकर्षण बल पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट चंद्रमा पर जाते हैं वहाँ पे आवाज नहीं सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सिंपल सा ये होता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, और ध्वनि बिना माध्यम पर और ध्वनि जो है बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर, ठीक है थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर लूँ ताकि यहाँ पे बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो देखिए चंद्रमा का भार, तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार का 1/6 गुना होता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक प्लेटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है। यानी कि जो पेपर सूखता है, एक प्लेटिंग पेपर जो कि आपने देखा होगा, तो या फिर ऐसे भी इसका एग्जाम्पल आता है कि जो आपका लालटेन है वो जो उसका बत्ती होता है कैसे लालटेन जलता है, ये होता है आपको केसी तत्व के कारण, या फिर इसे हम लोग कैपिलरी क्रिया भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ पर देखिए केसी तत्व भी देता है और कभी कभी आपको कैपिलरी क्रिया भी देता है, दोनों में से कोई भी देगा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किस तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में से एक ही होंगे। यानी कि आपको बताना है कि किस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होंगे। तो ये होता है आपको -40 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो जो आपका गाड़ी का रेडिएटर होता है, आप देखा होगा ज़्यादा गाड़ी चलने के बाद तो गाड़ी गर्म हो जाती है, तो फिर हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक किया जाता है आपको उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन के लायक होगा या फिर जो लगेगा कि आपको
आपको कुछ बताने लायक इसमें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, यानी कि हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, संघनन क्या है? तो संघनन एक वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये आपको संघनन कहलाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये था आपको डेवी के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं? क्या उनको अधिक गर्मी लगती है, कम गर्मी लगती है, या फिर समान गर्मी लगती है, या फिर गर्मी महसूस ही नहीं होती है? तो आपने अपने आप में भी देखा होगा, अपने घर के आसपास जो भी आपने देखा होगा, जो काले लोग होते हैं उनको अधिक गर्मी लगती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है अफ्रीका के लोग काले होते हैं, उनको क्या जो ब्रिटेन के लोग गोरे होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है? तो अफ्रीका के जो लोग होते हैं काले होते हैं, इसलिए उनको अधिक गर्मी लगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, थर्मस फ्लास्क की आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? ये है आपको डीवार, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तांबे के चकती में छेद है। तांबे के चकती में छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब भी आप तांबे के चकती को अगर गर्म करते हैं तो ये इसका जो आकार है ये आपको बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस तापमान पर पानी, तरल, ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्यमान हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पानी का त्रिक बिंदु किस तापमान को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको पानी है जो तरल, ठोस और तीनों अवस्था में विद्यमान हो सकता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? यानी कि यहाँ पे 3 अनुप्रस्थ तरंग होंगे और एक आपको अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश तरंग ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होता है, रेडियो तरंग भी होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन जो आपको ध्वनि तरंग होता है ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अनुप्रस्थ तरंग आपको नहीं है वो बताना है, और यहाँ पे जो ध्वनि तरंग है ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसी को मार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो देखिए सबसे जो तरंगदैर्ध्य कम होती है ये आपको बैंगनी की होती है, और सबसे जो ज़्यादा होती है ये आपको लाल का होता है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि लाल होगा कि बैंगनी होगा। तो देखिए आपने देखा होगा कि रेलवे के सिग्नल पर जो लाइट लगाया जाता है ये आपको ज़्यादातर रेड लाइट ही लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, उसको दूर से हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे, कम आपको सबसे बैंगनी का होता है और सबसे ज़्यादा आपको लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1, 1 से अधिक, 1 से कम, या फिर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सघन यानी कि सटा सटा, विरल यानी कि हटा हटा, यानी कि घने से आपको विरल में जाएगा, यानी कि फैलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव जो है बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक सुधारक लेंस की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है तो यह क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, या फिर अवतल दर्पण होगा? तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्लस में किसी भी लेंस का पावर होगा तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, प्लस यानी कि उत्तल लेंस। और जब आपको यहाँ पे प्लस का जो साइन दिया है, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और अवतल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? मायोपिया में, और यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है
दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, हाइड्रोमायोपिया में। तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो जो एम्पियर सेकेंड है ये आपको आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया लेंज का नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है। यानी कि जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण के नियम के प्रमाण के आधार पर कार्य करता है। तो ये आप आधारित है आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले आपको हुआ था ये यूरोप में, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया। अब देखिए केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया। हमने अभी जितना भी क्वेश्चन देखा था ये फिजिक्स का था, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे और इसके बाद आपको बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो अभी तक आपको 5 अवस्थाओं को खोज की गई है जो कि आपको याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस, साथ ही प्लाज्मा और अभी बोस-आइंस्टीन का नियम भी लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो जो निश्चित अनुपात का नियम है ये आपको जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है, एक अंडे का पकना, एक आइस का क्यूब पिघलना। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे राइट आंसर होगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो आपको दोबारा उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अगर पानी को आप गर्म करते हैं उसको आप वाष्प को फिर से ठंडा भी कर सकते हैं, ये आपको भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन एक अंडा पकने के बाद उसको आप उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में आपको याद कैसे रखना है कि जो जिस अवस्था में उसको अगर परिवर्तित करके वहाँ पर लाया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन होगा, और जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता उस अवस्था में उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आपको ऋणात्मक आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यही प्रोटॉन पर पूछा जाता है तो यहाँ पे प्लस में हो जाता, बस यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आखिरकार कैसे हम यहाँ परमाणु को काउंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि NH4 का होल ट्वाइस N2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कैसे काउंट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया NH। तो यहाँ पे देखिए N यहाँ पे 1 है और H 4 है, यानी कि दोनों मिलाकर हो गया 5, और यहाँ पे इंटू 2 यानी कि 5 × 2। आपको यहाँ तो मैं कैलकुलेशन करके थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 × 2 यानी कि हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 तो हो ही जाएगा। अब यहाँ से आपको करना है प्लस, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 होने के बाद आपको करना है 10 प्लस, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए S 1 है और वो जो है 4 है, यानी कि दोनों मिलाकर हो जाएंगे 5। तो 10 + 5 यानी कि यहाँ से 15 राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब पूछे जाए कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो आपको काउंट कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन के N है जो 1 है, H है जो 4 है, दोनों मिलाकर हो गए 5, और यहाँ पे होल ट्वाइस 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएंगे 10। और यहाँ पे देखिए S 1 है, वो 4 है, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 5, 10 और 5 15, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। यानी कि परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं आपको संक्रमण तत्व, जिससे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, तो ये आपको डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो पिच ब्लेंड ये आपको यूरेनियम का अयस्क है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मुस्कुराते बुद्धे यानी कि स्माइल बुद्धा किसके लिए कोड
था। तो यहाँ पर देखिए जो स्माइलिंग बुद्धा था, ये जो आपका भारत का पहला 1974 ईस्वी में प्रक्षेपण किया गया था पोखरण में, उसी का एक कोड था। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया, सूर्य का ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपको सूर्य की ऊर्जा होती है, ये आपको नाभिकीय सिलेंडर पर काम करती है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्षार कड़वा स्वाद में होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो क्षार होता है कड़वा होता है, क्षार छूने से मुलायम होते हैं, ये भी सही है। क्षार बेरियर में बिजली संचालित करते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक लेट होते हैं, सही है। देखिए पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। गलत इसलिए है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ABR और BRB, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ARB मतलब क्या होता है कि एसिड ब्लू टू रेड करेगा, यानी कि जो अम्ल है ये आपको ब्लू से लाल कर देगा, ये जो अम्ल है। ठीक है, ए से एसिड। ठीक है, और जो बेस है यानी कि जो क्षार है, रेड टू ब्लू, यानी कि लाल को ब्लू कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया क्षार के संबंध में कि ये नीले को लाल कर देता है। नीले को लाल आपको अम्ल करता है, न कि क्षार करता है, इसलिए गलत है। इसलिए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपको यहाँ पे बताना था। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे ABR और BRB याद रखिएगा, आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान आपको 7 से अधिक होता है। आपको याद होगा कि 7 से कम होने पर pH मान आपको अम्लीय माना जाता है, 7 से अधिक होने पर pH मान क्षारीय माना जाता है, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ पर क्षारीय विलयन की मान पूछा गया है, तो 7 से अधिक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, कौन से धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी आपको 3 ही आपको होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला होता है ये आपको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत होता है ए और एल। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। साथ ही होता है जेडेन, यानी कि जिंक, ये भी आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। और एक होता है PB, यानी कि लेड, यानी कि यहाँ से जो तीनों हैं ये तीनों ही आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। और यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम दिया गया है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम न देकर जिंक दिया होता, लेड दिया गया होता, तो भी वो सही होता, क्योंकि तीनों यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है, किससे के माध्यम से। तो ये हो जाएगा लाइकेन से आपको लिटमस निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया, समूह में निष्क्रिय होती है, यानी किस समूह के तत्वों को हम लोग निष्क्रिय कहते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 18। ठीक है, 18 समूह के तत्वों को निष्क्रिय या फिर शून्य समूह भी कहते हैं, जो कि जैसा कि आपको मालूम है, इसके एग्जाम्पल में आर्गन, ब्रोमीन, बहुत सारे यहाँ पे गैस होते हैं, रेडॉन, ये आपको निष्क्रिय गैस या फिर शून्य गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। बहुत सारे काइंड कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आवर्त कहते हैं या फिर समूह कहते हैं, क्योंकि इसी में काइनेटिक्स को कन्फ्यूजन में होते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। क्या मेंशन किया है, ऊर्ध्वाधर कॉलम, ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरफ खड़ा, ठीक है, इस तरफ। और आपको जब क्षैतिज कर दिया जाता है तो क्षैतिज इस मतलब इस तरह, ठीक है। तो जब भी आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि इसे खड़ा किया जाए, इसको हम लोग समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जैसे ही आपको क्षैतिज की बात की जाए, क्षैतिज यानी कि ऐसे जमीन की तरफ लेटा हुआ, इसे हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ऐसे तत्वों को सरणी होती है इससे हम लोग आवर्त कहते हैं। और जो आपको खड़ा होता है जो कि ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग समूह या फिर वर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहते हैं। लेंथेनाइड, अक्रिय गैस, एक्टिनाइड या फिर हेलोजन। इसे हम लोग लेंथेनाइड समूह के नाम से जानते हैं। और जो आपको एक्टिनाइड समूह है ये आपको होता है 90 से लेकर 103 तक, यानी कि जब आपको एक्टिनाइड श्रेणी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको 90 से 103
3 तक, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये आपको लास्ट में 1, 2 या फिर 3 होता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर अंत में 1 या 2 या फिर 3 होता है तो इसे हम लोग धातु का विन्यास करते हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में मेंशन किया गया है, लास्ट में 3 है, इसीलिए यहाँ पे धातु का विन्यास हो जाएगा। जब 4 और 5 रहेगा तो ये आपको उपधातु होगा, जब 7 रहेगा तो हाइड्रोजन वर्ग रहेगा, और जब आपको 8 रहेगा तो अक्रिय गैस के तब तो समझा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि आर्गन होता है 18 पर, जो कि अक्रिय गैस है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अक्रिय गैस, जो कि आपको 18 समूह में होता है या फिर शून्य समूह इसी को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, न्यूजीलैंड ने उस समय तक कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो जो न्यूजीलैंड था ये आपको 56 तत्वों को उस समय व्यवस्थित किया था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और कभी कभी कैटेगरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने कितने तत्वों को यहाँ पे शामिल किया था, तो उस समय आपको मेंडलीव ने 73 शामिल किया था। और जब न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो आप यहाँ पर 56 आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस आपको N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किए गए, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है 16, और यहाँ देखिए O2 दिया है, O2 यानी कि यहाँ से 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 16 दूना के 32, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपको द्रव्यमान संख्या निकालना होता है, आणविक द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान निकालना है, और यहाँ पर 2 दिया है इसलिए हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपको H3PO4 होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, यानी कि आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaO2OH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको याद रखना है कि इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और जब आपको अनबुझा चूना कहा जाए तो उसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि CaO को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर अनबुझा चूना कहते हैं। और जब आपको बुझा चूना बोला जाए तो बुझा चूना आपको CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अनबुझा नहीं बुझा चूना कहते हैं, और अनबुझा चूना आपको कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्विकलाइम किसे कहते हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विकलाइम या फिर आपको अनबुझा चूना कहते हैं, यानी कि यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे डी ऑप्शन में है, यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात आपको और याद रखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो क्विक सिल्वर हम लोग पारा को कहते हैं, यानी कि Hg को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो ऑरम हम लोग सोना कहते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सोना के बारे में आपको याद रखना है, इसका परमाणु संख्या होता है 79, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ये होता है 197। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 79, और इसकी द्रव्यमान संख्या 197 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो आप सभी कैडेट को मालूम होगा कि मार्स गैस हम लोग मीथेन कहते हैं, जिसका समान सूत्र आपको CH4 होता है। ये आपको धान के खेतों से या फिर आपको दलदली वाले क्षेत्र से निकलता है, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। इसका परमाणु जो सूत्र होता है ये होता है CH4। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, रसोई घर के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इसका प्रसार करके, यानी कि
गैस से रिसाव हो रहा है, कैसे हम लोग पता कर पाएंगे, तो इसको हम लोग पता कर लेते हैं इथाइल मरकप्टेन के द्वारा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली सड़क ट्रेन की शुरुआत। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है आपको संपटित प्राकृतिक गैस। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ये किया था आपको सीबी देसाई ने। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र आपको CH Cl3 होता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, आपका कल एग्जाम है, इसलिए मैं आपको फटाफट सुबह में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। वहीं आपको एल्कीन का पूछा जाता है तो एल्कीन का आपको हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का जब पूछा जाता है तो हो जाता है CnH2n-2। तो इसको आप कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, तो एल्केन होगा तो CnH2n+2, एल्कीन होगा तो CnH2n, और एल्काइन होगा तो फिर माइनस। ठीक है, एल्केन देखिए ये एल्केन को हो गया, एल्कीन को हो गया और एल्काइन का हो गया, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा C6 और H6, जो कि आपका काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, 6 कार्बन परमाणु वाले और 6 हाइड्रोजन परमाणु वाले होते हैं। ये भी इसका राइट भी बेंजीन हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो बेंजीन का सूत्र होता है ये होता है C6 और H6, और क्वेश्चन में यही मेंशन किया गया है कि 6 परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन भी है और 6 हाइड्रोजन भी है, इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक समीकरण दिया गया है और मेंशन किया है कि ये समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण को आसानी से आप समझ सकते हैं। समीकरण क्या मेंशन किया गया है, Pb + CuCl2+, यहाँ पे एरो यानी कि जो समीकरण बनाता है PbCl2 + Cu, ये कौन से समीकरण का उदाहरण है ये आपको बताना है। ये जो समीकरण है ये आपको विस्थापन समीकरण का एक उदाहरण है। समीकरण को आपको पहचानने का नियम यही होता है। जैसे कि चलिए मैं आपको और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि समीकरण से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको कुछ बातें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, गैस का उपयोग प्रतिदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, कौन सी गैस को, तो ये गैस का प्रतिदीप्त रूप में गैस होता है प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन का हम लोग प्रतिदीप्त गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन, ये आपको लाइटर में पूछा जाता है कि लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो लाइटर में आपको ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में आपको फार्मिक अम्ल होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको बैटरी में डाला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है यानी कि आमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया शीतल पेय में शामिल होता है, शीतल पेय में क्या शामिल होता है, यानी कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें कौन सा एसिड शामिल होता है, इसमें शामिल होता है आपको कार्बनिक एसिड। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। टार्टरिक अम्ल जो कि आपको इमली में होता है, साइट्रिक अम्ल जो कि आपको आंवला में होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो कि आपको टमाटर में और पालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन या फिर क्षारीय। तो जो आपको अधातु के ऑक्साइड होते हैं आमतौर पर अम्लीय होते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, धातु अपने वास्तविक स्थिति में विद्यमान रहता है, कैसे विद्यमान रहता है ये आपको बताना है। तो जो आपको अधातु होता है, धातु होता है, ये आपको अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में
सामान्य रहता है या फिर मुक्त स्थिति में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुक्त स्थिति में जो आपको धातु रह जाता है विद्यमान रहता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, यहाँ पे हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा कि सर आप बहुत जल्द पढ़ा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, कल आपका एग्जाम है, आप सिर्फ इस रिवीजन कीजिए और इस क्वेश्चन को रिवाइंड कीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो ये पीड़ा रहित है, जो कि आपने किसी भी घाव होने पर यानी कि दर्द निवारक दवा है जो कि आपको पीड़ाहारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जब आपको ऊष्मा देगी उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहेंगे, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है प्राकृतिक विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि कौन सी जो तत्वों को हम लोग प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, तो इसे हम लोग धातुओं कहते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मूल तत्व क्या है, तो ये हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जो कोई सूत्र हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है सोडा लाइम है, यानी कि सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है, OH प्लस CaO, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन समझ सकते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सेरोलॉजी आपको छिपकली का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में डिवाइड किया था, तो ये आपको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया निम्नलिखित में से कौन से घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ये होता है आपको क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट भी कहीं कहीं देता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपको मैग्नीशियम यानी कि Mg यहाँ पे क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया धातु की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान कितना कम हो जाता है, तो जब आपको 5.5 से कम आपका pH मान हो जाएगा तो आपको धातु का सड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है केला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है एंजाइम है, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मुख्यतः आपको प्रोटीन होते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपको याद होगा कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं जो बचपन में वो टूट जाते हैं, फिर से नया दांत विकसित होते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य जीवन काल में कितने दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। ये आपको 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि आपको दोबारा जन्म लेते हैं या फिर दोबारा विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया कि नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन आपको उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो कि मूत्राशय से मूत्र मार्ग तक ले जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो जो मूत्र का पीला रंग होता है ये आपको यूरोक्रम के कारण होता है, और जब आपको टॉयलेट या फिर मल का पूछा जाए कि पीला क्यों कारण होता है, पीला किस कारण होता है, तो यूरोबिलिन आपको क्लिक करना है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो फिर आपको यूरोक्रम पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या आपको 22 होती है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए मैंने आपको 98 क्वेश्चन 90 और 8 98 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जो कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन बोला था, लेकिन 2 क्वेश्चन मिस्टेक से आपको यहाँ पे रह गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 98 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, अगर आप उसे समझे हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टि में या फिर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आते हैं तो, और बिल्कुल प्रश्न आएंगे ही, क्योंकि मैंने आपको सारे चैप्टर को कवर किया है। बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर आपको इधर उधर हो गया होगा, यानी कि अगर किसी
क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बता दिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।